10,000 फीट, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर, इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब मौत। लेकिन उस रात मौत ने एक लड़की को छोड़ दिया। तुमने ये वीडियो क्लिक किया क्योंकि तुम सोचते हो प्लेन क्रैश के बाद कोई नहीं बचता, लेकिन एक लड़की बची, जूलियन, सिर्फ 17 साल की। वो अकेली थी अमेज़न के उस जंगल में जहां हर कदम पर मौत छिपी थी। और सबसे डरावनी बात, वो अकेली नहीं थी जो क्रैश के बाद जिंदा थी। बाकी क्यों मरे? ये है लासा फ्लाइट 508 की असली कहानी। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये बताती है कि एक छोटी सी गलती, एक पायलट का एक फैसला 91 लोगों को कैसे मार सकता है, और एक लड़की की एक आदत, जंगल को समझना, उसे कैसे बचा सकती है। तो रुको, क्योंकि इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट शायद तुम्हारा दिल तोड़ देगा। 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस की शाम, पेरू की राजधानी लीमा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, लेकिन टर्मिनल के अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। हर इंसान जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। बच्चे अपने गिफ्ट्स पकड़े मुस्कुरा रहे थे, लोग गले मिल रहे थे, परिवार से मिलने की खुशी हर चेहरे पर लिखी थी। इसी एयरपोर्ट पर खड़ी थी लासा एयरलाइंस की फ्लाइट 508, एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट लीमा से पोकालपा। दूरी छोटी थी, बस 2 घंटे की उड़ान, लेकिन रास्ता था अमेज़न के उस घने जंगल के ऊपर से, जहां हर साल बिना निशान के लोग गायब हो जाते थे। बोर्ड पर 92 लोग, 86 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर। उन 92 लोगों में थी 17 साल की जूलियन और उसकी माँ मारिया। जूलियन अपनी माँ के साथ अमेज़न के अंदर एक रिमोट बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन जा रही थी, जहां उसके पिता पहले से मौजूद थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जूलियन विंडो सीट पर बैठी थी। उसकी माँ ने हल्के से उसका हाथ थामा और कहा, कल सुबह तक हम घर पहुंच जाएंगे बेटा। यह आखिरी बार था जब जूलियन ने अपनी माँ को मुस्कुराते देखा। कॉकपिट में थे कैप्टन जॉर्ज अराउजो, एक अनुभवी पायलट जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उनके साथ राइट सीट पर बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर जॉर्ज लोजानो, कम अनुभवी लेकिन ट्रेंड हुए थे और प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। लेकिन एयरलाइन का नाम लॉन्सा पहले से ही एविएशन सर्कल्स में बुरी छाप रखता था। पिछले कुछ सालों में उनके 3 बड़े एक्सीडेंट हो चुके थे। सुरक्षा मानकों पर बार बार सवाल उठते रहे थे, फिर भी लोग उड़ान भरते रहे, क्योंकि क्रिसमस था और लासा के टिकट सबसे सस्ते थे। प्लेन ने टेक ऑफ किया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। इंजन की आवाज़ स्थिर थी, कैबिन में हल्का संगीत बज रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। किसी को शक नहीं था कि अगले 2 घंटों में यही प्लेन आसमान में टुकड़ों में बिखर जाएगा। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद कॉकपिट में रडार पर कुछ गड़बड़ दिखी। आगे एंडीज पर्वत के ऊपर बादलों का एक काला ढेर उभर रहा था। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उस इलाके में थंडरस्टॉर्म एक्टिव हो रहा है, और ये रीजन अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर के लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा, सर, आगे मौसम काफी एक्टिव लग रहा है, शायद डिटूर ले लेना चाहिए। कैप्टन ने रडार को कुछ सेकंड घूरा, फिर एक कॉन्फिडेंट टोन में कहा, हम क्रॉस कर लेंगे, छोटा सा स्टॉर्म है, जरूरत पड़ी तो डिवेट कर लेंगे। यही वो सेकंड थी जिसने 91 लोगों की जान ले ली। जूलियन विंडो से बाहर देख रही थी। पहले तो सफ़ेद बादल थे, फिर उनका रंग हल्का भूरा हुआ, फिर गहरा भूरा और फिर काला। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ सो रही थी। उसने माँ को जगाने की सोची, लेकिन सोचा कि थोड़ी टर्बुलेंस है, अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर प्लेन ज़ोर से हिला। पहले हल्का झटका, जैसे सड़क पर कोई गड्ढा आ गया हो, फिर दूसरा झटका जोरदार, फिर तीसरा, इतना तेज कि ओवरहेड कंपार्टमेंट के दरवाजे खुलने लगे और बैग्स नीचे गिरने लगे। कैबिन में बच्चे रोने लगे। एक औरत ने प्रार्थना शुरू कर दी। पायलट्स ने अनाउंस किया, प्लीज़ सीट बेल्ट टाइट कर ले। लेकिन ये नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं थी, ये थी सीवियर कन्वेक्टिव टर्बुलेंस। हवा ऊपर और नीचे इतनी वॉयलेंट हो चुकी थी कि प्लेन एक लिफ्ट की तरह फ्री फॉल में चला जाता और फिर झटके से ऊपर उछलता। कॉकपिट के अंदर अलार्म बजने लगे। फर्स्ट ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, सर, एटीट्यूड ड्रॉप हो रहा है। कैप्टन ने पूरी ताकत से कंट्रोल कॉलम पकड़ रखा था, लेकिन प्लेन उनके कंट्रोल में नहीं रहा था। और फिर एक बिजली गिरी, सीधा राइट विंग पर, इतनी तेज कि पूरा कॉकपिट एक पल के लिए अंधा हो गया। लाइटनिंग ने विंग के अंदर मौजूद फ्यूल टैंक को छेद दिया। 1 सेकंड में आग लग गई। विंग पर एक चमकीला ऑरेंज ग्लो दिखाई दिया। कैबिन के अंदर एक पैसेंजर चिल्लाया, विंग पर आग लगी है। उसके चिल्लाते ही पूरे कैबिन में अफरा तफरी मच गई। अगले कुछ सेकंड में ही विंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। प्लेन अनकंट्रोलेबल होकर स्पिन करने लगा। अब प्लेन सिर्फ हिल नहीं रहा था, वो टूट रहा था। फ्यूजलेस के टुकड़े हवा में बिखरने लगे।
कैबिन के अंदर जो लोग सीट से बंधे थे वो भी अपनी सीटों समेत उखड़ने लगे। सामान, सूटकेस, क्रिसमस गिफ्ट सब कुछ हवा में उड़ रहा था। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। चीख, डर और पूरी तरह का अंधेरा। जूलियन ने अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही सेकंड एक वॉयलेंट झटके ने उन्हें अलग कर दिया। फिर सब कुछ काला हो गया। जब जूलियन को होश आया वो हवा में थी। उसकी सीट अब प्लेन का हिस्सा नहीं थी। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। अपनी सीट से बंधी हुई 3 सीटों वाली एक पूरी रो उसके साथ थी। चारों तरफ सिर्फ तेज हवा की सीटी थी जो कानों को चीर रही थी। बीच बीच में बिजली चमकती और नीचे के अमेज़न जंगल को एक पल के लिए रोशन कर देती। नीचे सिर्फ घने पेड़, अंधेरा और मौत। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उसकी आवाज़ को निगल लिया। कुछ ही सेकंड में गिरते गिरते वो फिर से बेहोश हो गई। वो नहीं जानती कि वो कितनी देर बेहोश रही। हो सकता है कुछ मिनट, हो सकता है कई घंटे। जब आँख खुली तो सिर्फ दर्द था। एक आँख पूरी तरह सूजी हुई थी और बंद थी। दूसरी आँख से धुंधला धुंधला दिख रहा था। उसका चश्मा खो गया था। कॉलर बोन टूट चुकी थी। हर सांस के साथ उसकी हड्डी में चुभन होती। कंधों और पैरों पर गहरे कट थे जिनसे खून रुक रुक कर बह रहा था। पूरा शरीर नीले पीले निशानों से भरा हुआ था, लेकिन वो जिंदा थी। वो अपनी सीट पर बंधी हुई थी, जो किसी तरह जंगल की सघन वनस्पति के बीच जमीन पर आ गिरी थी। पहली चीज जो उसने की वो चिल्लाई। जंगल ने सिर्फ उसकी आवाज को लौटाया। कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे 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 अपनी सीट बेल्ट खोलकर उठी, डगमगाते हुए चलने लगी। हर तरफ सिर्फ पेड़, लताएं, कीड़े और अनंत हरियाली। उसे क्रैश का मलबा मिला, बिखरी हुई धातु के टुकड़े, फटे हुए सूटकेस और दूर कहीं पर इंसानी शरीर के हिस्से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, रोई, लेकिन रोने से भी कोई नहीं आया। भाग्य से उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट मिला। अंदर थी 30 कैंडीज। बस उसने तुरंत फैसला किया, एक दिन में सिर्फ एक कैंडी। पानी के लिए वो पत्तों पर जमी हुई बारिश की बूंदों को चाटती या फिर गीली मिट्टी को मसलकर उसका रस निचोड़ती। उसे याद आया, उसके पिता ने जो एक बायोलॉजिस्ट थे उसे सिखाया था, जंगल में सरवाइव करना है तो सबसे पहले पानी ढूंढो, फिर पानी के बहाव के साथ चलो, क्योंकि छोटी स्ट्रीम हमेशा किसी नदी में मिलती है और नदी के किनारे इंसानों के निशान मिल जाते हैं। दिन बीतते गए। भूख तो थी, लेकिन इससे बड़ा दुश्मन था इन्फेक्शन। उसके घावों में मैगेट्स पड़ गए थे। हाँ, कीड़े जो उसके जिंदा मांस को खा रहे थे। उसने अपने नाखूनों से उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार दर्द से वो बेहोश हो जाती। फिर भी वो रुकी नहीं। वो जानती थी कि अगर उसने ये नहीं किए तो वो जंगल में ही मर जाएगी। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनी। सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो पागलों की तरह चिल्लाई, मैं यहाँ, मुझे देखो। लेकिन अमेज़न का जंगल इतना घना है कि ऊपर से नीचे कुछ दिखता ही नहीं। प्लेन कुछ सेकंड में ही उसके ऊपर से गुजर गया, बिना रुके। ये वो पल था जिसने उसे लगभग तोड़ दिया। मदद उसके इतने करीब आकर भी उसे देख नहीं पाई, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ और टूटा और कुछ और जुड़ा। उसने खुद से कहा, अगर वो मुझे नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद निकलूंगी। वो एक छोटी सी स्ट्रीम के साथ चलने लगी। 3 दिन बाद वो स्ट्रीम एक नदी में बदल गई। नदी का पानी तेज बह रहा था। उसने सोचा, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो किनारे किनारे धीरे धीरे चलूं या पानी के साथ बह जाऊं। उसने दूसरा रास्ता चुना। पानी में उतरकर करंट के साथ बहना शुरू कर दिया। ये एक रिस्की फैसला था, क्योंकि नदी में मगरमच्छ और पिराना होते हैं, और एक दिन वो डर सच हो गया। उसने नदी के किनारे एक विशाल मगरमच्छ देखा, सिर्फ 10 फीट दूर। उसकी आंखें पानी से बाहर झांक रही थीं। जूलियन डर के मारे जम गई। वो जानती थी कि अगर वो भागी तो मगरमच्छ उस पर झपटेगा। उसने अपने पिता की बात याद रखी, जंगल के जानवर तभी हमला करते हैं जब तुम डर दिखाओ या भागो। स्थिर रहो। वो हिली नहीं। कुछ सेकंड बीते जो उसे घंटों लगे। फिर मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में गायब हो गया। वो आगे बढ़ती रही। 11वें दिन उसे नदी के किनारे एक छोटी मोटर बोट दिखी। उसके दिल में उम्मीद जागी, अगर बोट है तो यहाँ इंसान आते हैं। उसने बोट के पीछे एक रास्ता देखा, घनी झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ। वो उस रास्ते पर चढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर उसे एक लकड़ी की झोंपड़ी मिली। झोंपड़ी खाली थी, लेकिन अंदर पेट्रोल का एक डिब्बा
और कुछ औजार रखे थे। उसने सोचा पेट्रोल से मैगट्स मर जाएंगे। वो झोपड़ी के अंदर बैठी अपने घाव पर पेट्रोल डालने लगी। एक एक बूंद आग की तरह जल रही थी। वो जोर से चिल्लाई, रोई, लेकिन हर चीख के बाद वो चुप हो गई और फिर से डाला। ये 2 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 2 घंटे थे। मैगट्स मर गए, घाव साफ हो गए। उसने अपने कपड़ों के टुकड़े करके पट्टियां बनाई। अब वो झोपड़ी के पास ही रुक गई, इंतजार करने लगी। 2 दिन बीते। तीसरे दिन उसने दूर से आवाजें सुनी, इंसानों की आवाजें। 3 स्थानीय लोग जंगल में शिकार करने आए थे, उस झोपड़ी के पास पहुंचे। जब उन्होंने जूलियन को देखा, एक 17 साल की लड़की जिसकी एक आंख बंद थी, शरीर पर घाव, बाल बिखरे, चेहरे पर खून के धब्बे, तो वो खुद रो पड़े। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी बुरी हालत में भी जिंदा हो सकता है। उन्होंने उसे तुरंत पानी पिलाया, फल दिए और अपनी बोट में बिठाकर नदी के रास्ते नज़दीकी गांव ले गए। अगले दिन उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेज दिया गया। जूलियन जिंदा थी। 11 दिन उसने अमेज़न के जंगल में अकेले बिताए थे। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ ट्विस्ट आता है। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। जूलियन अकेली नहीं थी जो क्रैश के तुरंत बाद बची थी। कम से कम 14 और लोगों ने इनिशियल इम्पैक्ट सर्वाइव कर लिया था। वो भी जंगल में गिरे थे, वो भी जख्मी थे, लेकिन वो सब मर गए। क्यों? क्योंकि रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचने में कई दिन लग गए और उनके पास न तो जूलियन की नॉलेज थी, न उसका जुनून, न ये ज्ञान कि पानी के बहाव के साथ चलना है। वो जंगल के अंदर ही मर गए, भूख से, प्यास से या इन्फेक्शन से। जूलियन ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, उसने साबित कर दिया कि सही जानकारी और सही मानसिकता किसी भी जानवर से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो वो 10,000 फीट से गिरी थी, उसकी हड्डियां टूटी थी, उसके घावों में कीड़े पड़ गए थे। वो 11 दिन तक भूखी रही। उसने मगरमच्छ देखा, तूफान देखा, अकेलेपन की वो काली रातें देखी जहां हर आवाज़ मौत लगती थी। फिर भी वो बची, क्योंकि उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, आगे बढ़ना। एक दिन में एक कदम, एक कैंडी, एक सांस। तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी मुश्किल है, क्या वो इससे भी बड़ी है? जवाब मत देना, बस याद रखना, जूलियन बची क्योंकि उसने रुकना मना कर दिया था। ये कहानी थी लासा फ्लाइट 508 की।